हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ न्यूक्लियस मोशन ऑन एनर्जी ऑफ एन एटम। एक बार समझते हैं फिर बात करेंगे क्या मतलब है ये। देखो, हमें पता है हमारे पास एटम में एक न्यूक्लियस अवेलेबल है। सारा का सारा मास उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है एटम का। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है। मान लो इलेक्ट्रॉन का मास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई, न्यूक्लियस का मास है एम एन। अब हमने क्या माना है कि इस पूरे एटम का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके न्यूक्लियस पर है, और क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो सेंटर ऑफ मास किस पे होगा, इसका रेस्ट पे, न्यूटन्स लॉ। तो इसीलिए हमने जब भी मोशन की बात की है सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात की है, और हमने न्यूक्लियस को किस पे माना है हमेशा, कि न्यूक्लियस हमारा किस पे है, रेस्ट पे है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमारा न्यूक्लियस पे प्रेजेंट है। पर सेंटर ऑफ मास न्यूक्लियस पे कब आएगा, इसको हमने माना कि सेंटर ऑफ मास न्यूक्लियस पे आया है क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, निग्लिजिबल है। अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल मानूंगा तभी तो मेरा सारा का सारा मास न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड होगा, तभी तो मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ न्यूक्लियस के ऊपर आएगा। पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता। नो डाउट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो लेस देन है किससे, मास ऑफ न्यूक्लियस से। पर इसको हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या जीरो नहीं मान सकते, हम इसको जीरो नहीं कह सकते, है ना। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा। तो अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका ज़ीरो नहीं है तो सीधी सी बात है आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी न्यूक्लियस पे नहीं है, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, मान लो न्यूक्लियस से लेकर के इसकी वैल्यू है आर, ठीक है ना, ये आर वैल्यू दे दी आपको। सेंटर ऑफ मास निकालना है, हमें पता है, लेट अस सपोज न्यूक्लियस मेरा ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास निकालता हूँ। हमें पता है एक्स फॉर सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। +1 क्लास में पढ़ा होगा, देख सकते हैं आप रेफरेंस से। m1 मास ऑफ फर्स्ट बॉडी क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस। डिस्टेंस क्या है, ये तो ओरिजिन पर ये जीरो हो गया। m2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस क्या है r, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप अब इस सेंटर ऑफ मास को देखें तो ये सेंटर ऑफ मास आपका न्यूक्लियस के ऊपर नहीं आया, क्योंकि ये न्यूक्लियस के ऊपर तब आता जब इस x की वैल्यू क्या आ जाती, जीरो आ जाती ओरिजिन पे। अब अगर ये सेंटर ऑफ मास मेरा न्यूक्लियस पे नहीं आया तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रहा है, बल्कि वो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब चलिए ज़रा एक छोटा सा डायग्राम और बना लेते हैं। मान लो ये तो है मेरा न्यूक्लियस प्लस जेड मास, ठीक है, प्लस जेड चार्ज, सॉरी मास नहीं, मैं मास ऑफ न्यूक्लियस लिख देता हूँ एक बार यहाँ। ये तो है मेरा न्यूक्लियस। अब ये है मेरा इलेक्ट्रॉन। अब जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ नहीं घूम रहा है चारों तरफ, बल्कि कहाँ घूम रहा है, वो इस सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूम रहा है। लेट अस सपोज ये मेरा सेंटर ऑफ मास है। अगर ये मेरा सेंटर ऑफ मास है तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ घूमेगा और यहाँ से मेरा न्यूक्लियस भी रिवॉल्व होगा, दोनों रिवॉल्व होंगे। मान लो इस न्यूक्लियस से सेंटर ऑफ मास r1 डिस्टेंस पर है, इलेक्ट्रॉन r2 डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। अब मेरा मानना है कि आप r1 r2 को ईजिली निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे, देखो, हमने x माना था सेंटर ऑफ मास को, तो x सेंटर ऑफ मास का होगा इस ओरिजिन से यहाँ तक की वैल्यू हो गई, तो ये मेरी क्या आ गई, r1। तो r1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, r1 की वैल्यू आ जाएगी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में r डिवाइडेड बाई मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। r2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू में r डिवाइडेड बाई मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों अब अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूम रहे हैं। अब देखो, हमने सीधी सीधी बात क्या देखी कि न्यूक्लियस मेरा रेस्ट पे नहीं है, बल्कि न्यूक्लियस भी क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है।
अब मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कि इसके रिवॉल्यूशन की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ऑर्बिट में उस पर क्या इफेक्ट गिरेगा। अब चलो एनर्जी क्यों, हम सारी चीज़ों पे देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे क्या इफेक्ट गिरेगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट गिरेगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे क्या इफेक्ट गिरेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे क्या इफेक्ट होगा मोशन का। किसके मोशन का, न्यूक्लियस के मोशन का। अब देखो एक चीज़ और, इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं यहाँ पर, अब मेरा न्यूक्लियस रिवॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व हो रहा है, दोनों रिवॉल्व हो रहे हैं। मेरा रोटेशनल मोशन काफ़ी लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और मैंने आपको रोटेशनल डायनेमिक्स में बताया था, जब कभी भी इस तरह से दो बॉडीज़ अपने सेंटर ऑफ मास पर रिवॉल्व हो रही हों तो उसका सबसे आसान तरीका है आप उन दोनों बॉडीज़ की या तो अलग अलग स्टडी करो, या तो उन दोनों बॉडीज़ को रिप्लेस कर दो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से, और उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा, रिड्यूस्ड मास ऑफ बॉडीज़ होगा। अब रिड्यूस्ड मास ऑफ बॉडीज़ है तो रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आई थिंक m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, रिड्यूस्ड मास। अब अगर मैं यहाँ से इस रिड्यूस्ड मास की वैल्यू निकालूँ इस सिस्टम के लिए तो क्या आ जाएगी, m1 मास ऑफ न्यूक्लियस, m2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब मुझे रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे इफेक्ट देखना। देखो जब मेरा न्यूक्लियस रेस्ट पे मैंने माना है, व्हेन न्यूक्लियस इज एट रेस्ट, तो जब न्यूक्लियस मेरा रेस्ट पे था तब मेरा फॉर्मूला क्या आया था रेडियस के लिए, तब मेरा फॉर्मूला आया था n² डिवाइडेड बाई 4 एक बार मैं रेफरेंस में देख लेता हूँ, आप चेक कर लेना, n² डिवाइडेड बाई 4 m kz², ठीक है ना। तो 4 kz अपॉन में m, और ये जो m था हमने किसका माना था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का माना था। तो ये फॉर्मूला था मेरा। ये मान लो मेरी कोई इक्वेशन नंबर लेट अस सपोज 1 मान लेते हैं। अब जब न्यूक्लियस मोशन कर रहा है, व्हेन न्यूक्लियस इज इन मोशन, अब जब मेरा न्यूक्लियस मोशन कर रहा है अब क्या होगा, रेडियस क्या हो जाएगी, नई रेडियस है मान लीजिए ये, तो मैं इसको r1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। फॉर्मूला सेम रहेगा n² डिवाइडेड बाई 4 kz²। अब ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था इसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, मेरे रिड्यूस्ड मास से। तो आपको हाईलाइट हो जाए अलग से, इसलिए मैं कोई अलग कलर से इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये मेरा रिड्यूस्ड मास है। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। देखो यहाँ जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था इसकी जगह क्या आ गया, रिड्यूस्ड मास। अब चलो मैं नई रेडियस के बारे में बात कर लेता हूँ कि नई रेडियस पुरानी का कितने टाइम्स होगी, बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा। तो मैं कह देता हूँ इक्वेशन 2 को हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 क्या आ जाए, देखो r1 बाई r इजिकल्स टू, r1 की वैल्यू क्या थी, n² डिवाइडेड बाई 4 kz² इंटू में म्यू। r की वैल्यू उल्टा हो जाएगी इसी का, 4 kz² इंटू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई n²h²। अब देखो n²h² से ये कट गया, 4 से ये कट गया, kz² से ये कट गया, तो r1 क्या आ जाएगी, r इंटू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगी, रिड्यूस्ड मास, ठीक है ना। तो ये मेरा नई रेडियस आ जाएगी। अब अगर आप देखें तो नई रेडियस क्या होगी, पुराने का 1/μ घट गई, ठीक है ना, तो डिक्रीज हो जाएगी, समझ गए। तो न्यू रेडियस विल बी डिक्रीज्ड, और एक्चुअल में होता भी यही है। न्यूक्लियस मोशन कर रहा होता है तो जो बोहर से हमने रेडियस निकाली थी वो एग्जैक्ट रेडियस नहीं होती है, इस फॉर्मूले से जो रेडियस आएगी वो आपकी एग्जैक्ट रेडियस होती है। अब आप इसको चाहो तो एक स्टेप और आगे सोल्व कर सकते हो, म्यू की वैल्यू पुट कर दो, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस में मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये तो था रेडियस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अब अगला हम देखते हैं न्यूक्लियस के मोशन का इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है ना।
अब अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था, एक बार मैं पीछे से आपका रेफरेंस रख देता हूं ताकि समझ में आए। क्या था, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। तो यहाँ रख देते हैं जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। अब यहाँ इस फॉर्मूले में देखिए, क्या इस फॉर्मूले में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है? आप कहेंगे नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब वो मास पे डिपेंड ही नहीं कर रही है तो न्यूक्लियस के मोशन का उस पर क्या इफेक्ट होगा? नो इफेक्ट विल बी देयर, हैंस नो इफेक्ट विल बी देयर, कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि आपकी जो नई वेलोसिटी है v1 वो क्या होगी, ओरिजिनल के बराबर या प्रीवियस के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी हम नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है ना, इफेक्ट ऑन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफेक्ट ऑन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर से टोटल एनर्जी का मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, फॉर्मूला लिख लेता हूँ कि भाई टोटल एनर्जी होती क्या है। जब रेस्ट पे था न्यूक्लियस तब, ये वो केस है जब रेस्ट पे था। तो देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज टू पावर 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो मुझे पता है ये सारे सेक्शन तो कटने हैं दोनों केसेज में, मैं सीधा ही कह देता हूँ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, मैं सीधा ही मान लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके मैं एक काम और कर लेता हूँ, टोटल एनर्जी को मैं मान लेता हूँ ई। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर कांस्टेंट लगा दिया, कांस्टेंट की वैल्यू पीछे आपने देख ली थी, के स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर ई जेड स्क्वायर ई की पावर 4, वो सारी वैल्यूज आ जाएगी इसकी। ठीक है, ये इक्वेशन बना रहे। अब दूसरी इक्वेशन में है न्यूक्लियस इज इन मोशन। जब न्यूक्लियस का हम मोशन कंसिडर करेंगे, अब क्या आ जाएगा मेरे पास में, E इज इक्वल्स टू के। अब रिड्यूस्ड मास आ जाएगा यहाँ पर, इक्वेशन 2 ये नहीं है तो ई डैश ले लिया मैंने। तो ई डैश बाई ई इज इक्वल्स टू के इंटू में म्यू डिवाइडेड बाई के इंटू में एम ई, कट जाएगा ये। सो ई डैश विल बी इक्वल्स टू ई इंटू में म्यू बाई एम ई। तो ये आ जाएगा इफेक्ट। और यहाँ से अगर आप ई की वैल्यू रखना चाहें तो रख सकते हैं, E1 बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर इंटू में जेड स्क्वायर इंटू में ये क्या आ जाएगा, म्यू बाई एम ई। ठीक है, तो ये आ जाएगी नई एनर्जी आपकी, घट जाएगी थोड़ी सी पुरानी के कंपेरिजन में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ हम इतना ही देखेंगे, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस, मोशन न्यूक्लियस, इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है ना, एनर्जी एटम की। तो हमने रेडियस पे इफेक्ट देखा, वेलोसिटी पे इफेक्ट देखा, हमने किस पे इफेक्ट देखा है, साथ में हमने इफेक्ट देखा है टोटल एनर्जी के ऊपर। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। ध्यान रखना कि न्यूक्लियस रेस्ट पे नहीं होता है, वो भी रिवॉल्व कर रहा होता है, पर हम उसे रेस्ट पे मान लेते हैं क्योंकि हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल अज्यूम कर लेते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।